गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रथम मिश्रा लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। आज वीकेंड है, मार्केट सब बंद है, तो हम एक ना एक ऐसे स्टॉक को लेकर आते हैं, उनकी एक एनालिसिस करते हैं जो कि हमें लगता है कि काफ़ी अच्छा है। काफ़ी बेसिकली एक उसके अंदर टेलविंड चल रहा है और कंपनीज में शायद अगर आप टिके रहेंगे तो उसमें शायद पैसा बन जाएगा, कुछ थीम के साथ रहता है। और काफ़ी अब एक कुछ उसमें हेडविंड आया रहता है करंट समय में, तो हम उसकी एक एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या ये अभी भी सही इन्वेस्टमेंट है, क्या इसकी जो अभी बेसिक जो एक किस्म से थियोरेटिक्स है या फिर हम बोल सकते हैं बेसिस है, कॉन्टेक्स्ट चल रहा है इस मार्केट में, क्या वो सही है, क्या हम उसे ले सकते हैं या नहीं। तो वैसे ही आज हम बात कर रहे हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में। और अभी अगर हम पिछले साल की बात करें तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी। अगर मैं उसका प्राइस आपको हम एक थोड़ा सा रीसेंट देखें तो लगभग अगर अभी लगभग उसने रीसेंट जो बनाया था वो 1016 रुपये पे अपना हाई बना दिया था ऑलमोस्ट एक किस्म से। और अगर हम बात करें तो करेंटली ऑलमोस्ट 580 रुपये के आसपास है। और पर अगर हम सिर्फ जून दो हम 2023 की बिगनिंग की बात करें तो वो शेयर लगभग 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। और आपके 2024 के अंत में मतलब 2023 पूरा 2024 में लगभग 100 रुपये का शेयर वो 1000 रुपये का हो गया था और अभी लगभग 500 है। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट अब बेसिकली करता क्या है? पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो कंपनी है वो पीजी ग्रुप की एक उनकी जो फ्लैगशिप कंपनी है पीजी ग्रुप की, और वो प्लास्टिक मोल्डिंग करते थे। और पीजी ग्रुप 1977 के फॉर्म्ड है, बट उसके बाद ये 2003 में जो इनका पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जब फॉर्म हुआ तो ये थोड़ा सा घुसे हैं इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर में। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर होते हैं। और ये आपके जो आप ए देखते हैं या फिर आप बेसिकली ओडीएम और ओईएम है, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं। और जो भी आप देखते हैं, आप एसी देख लें, वॉशिंग मशीन देखें और एयर कूलर्स, एलईडी टीवी, ये सब बना के और ये अपने कंपनीज़ को देते हैं। फिर जो आप देखते हैं आप जो कंपनीज़ के पास देखते हैं, चाहे वो ब्लू स्टार हो या फिर वोल्टास हो, जितनी भी कंपनीज़ हैं, आप अगर उनको देखेंगे जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो इन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को देते हैं और ये बनाते हैं और फिर वो ब्रांडिंग करके उसको बेच देते हैं। तो ये चीज़ है इनका बिजनेस मॉडल का। और लास्ट वीक हमने इसी की पैरेलल कंपनी, इसी सेक्टर की ई पैक ड्यूरेबल्स पे भी कवरेज करी हुई है पूरा, उस पर हमने डिटेल पे बहुत ज़्यादा बात करी हुई है। और क्योंकि एक सेक्टर में क्योंकि आपके सेक्टर ख़राब क्यों, क्योंकि ये सीज़न इनका ख़राब क्यों था, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मानसून बहुत ज़्यादा इस बार थे। पिछले बार जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ी इस बार इतनी ही कम गर्मी पड़ी। तो पिछले बार जो बहुत ज़्यादा एसीज़ की डिमांड थी बैंगलोर जैसे शहरों में, जो कि नॉर्मल तौर पे बहुत ही कूल टेम्परेचर होता है, बहुत ही प्लेजेंट टेम्परेचर साल भर रहता है, वहाँ भी एसी की डिमांड बहुत ज़्यादा रैंप अप हो गई थी। इवन वहाँ पे एसीज़ ख़त्म हो गए थे और सराउंडिंग सेटेलाइट टाउन्स में भी सारे एसीज़ ख़त्म हो गए थे, जैसे मैसूर तक में सब ख़त्म हो गए थे, इतनी ज़्यादा डिमांड आ गई थी। और उसको देख के ही जो प्लेयर्स थे उन्होंने काफ़ी इस एंटिसिपेशन में काफ़ी इन्वेंट्री बिल्ड कर ली थी, काफ़ी इन्वेंट्री कॉल कर ली थी। और उसी के एक्सपेक्टेशंस में इस बार का सीज़न स्टार्ट करने की कोशिश करी गई थी। बट जो मौसम था वो पूरा ही बदल गया और इस बार मानसून्स भी बहुत लंबे खींचे आपके, और रेंस बहुत ही लेट तक चली। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि डिमांड जो उतनी थी वो उतनी आई नहीं। तो जितनी भी एसी कंपनीज थी उन किसी ना किसी तौर पे उनको बहुत ज़्यादा मार झेलने को पड़ी। और फिर अगर आप देखें तो ये जो जैसे हमने ई पैक ड्यूरेबल्स की भी बात करी, और फिर अगर हम पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की भी जो हम रिसेंट बात कर रहे हैं, तो ये एसी में बहुत ही ज़्यादा हैविली इन्वेस्टेड थे। और आप एसी बोलेंगे सबसे ज़्यादा एक किस्म से बहुत ही हाई मार्जिन बिजनेस है। सारे जितने भी आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, चाहे आप मोबाइल फ़ोन्स देखें वो भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जो आप डिक्सन की बात करते हैं ये सब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। तो वहाँ से आप देखेंगे तो ये लोग एसी में थे और ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप प्रीमियमाइजेशन कर पाते हो या हाई वैल्यू बेच पाते हो। तो उस हिसाब से हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि इस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप देखें तो आप पूरा सेटअप करते हो
इतने आप मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप करते हो, उसके बाद यू आर लाइक हेल्ड इनटू द, एक किस्म से हॉस्टेज आप होते हो इन बड़ी कंपनीज के हाथ में, क्योंकि आपने इतना बड़ा सेटअप कर दिया, आप अकेले जाके वो सब चीज़ें बेच नहीं सकते हो एसी अपने नाम पे, वो सब उन्हीं के ब्रांड पे बिक रहा है। तो बेसिकली आप उनके लिए कैपेक्स करते हो और फिर उन्हें आपको सेल करना पड़ता है। तो उस हिसाब से जो मार्जिन होता है वो काफ़ी इसमें काफ़ी कम होता है, और आप प्राइजेस बढ़ा के ले नहीं सकते हो, आपके पास प्राइसिंग पावर नहीं रहती है। तो एक फिक्स लेवल पे आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो रुकी रहेगी। तो अगर हम पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें तो इनके पास लगभग 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, नोएडा से लेके अहमदनगर, भिलवाड़ी, रुड़की, इन सब जगहों में हैं। और अगर हम बात करें तो एसी में बहुत ज़्यादा ये हैविली एक किस्म से इन्वेस्टेड है, और तो इनका पूरा पोर्टफोलियो इसी अराउंड था। अब ये डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और अक्रॉस सारे प्लेयर जितने भी पैक ड्यूरेबल हो या फिर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो, आप सबको देखेंगे तो सब कहीं ना कहीं से अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। तो हम धीरे धीरे बात करेंगे कि कहानी कहाँ से शुरू होती है, क्यों ये सब कंपनीज जो पहले क्यों नहीं ग्रो कर रही थी, और अब इनमें ऐसा क्या हुआ सेक्टर में कि इन्होंने ग्रो कर लिया। और हमारे यूट्यूब चैनल पे हम यही चीज़ की बात करना चाहते हैं कि आप कंपनी क्या कर रही है वो तो आपको हर चैनल पे पता चल जाएगा, रिजल्ट क्या आ रहे हैं वो भी आपको हर चैनल पे पता लग जाएगा। बट हम चाहते हैं कि अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप अगर उस पर एक अच्छा कैपिटल लगाना चाहते हैं, या आप उसको एक किस्म से उस प्राइस से आप विचलित नहीं होना चाहते हैं, या आप नर्वस नहीं होना चाहते हैं उस प्राइस से, पैनिक नहीं मचाना चाहते, तो आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी क्या करते हुए आ रही है, उसके पीछे क्या हेडविंड्स हो चुके हैं या टेलविंड। टेलविंड बोलेंगे कि जो आपके साथ हवा चल रही है, और हेडविंड बोलेंगे जो आपके अगेंस्ट हवा चल रही है। तो क्या आपके फेवर में क्या चल रहा है, और क्या ये जो खबरें आई हैं वो एक सीजनल हैं, क्या उनको मुझे होल्ड करना चाहिए, तो आप उसको लेके पैनिक नहीं होंगे। आप दूसरे को मैसेज करके पूछेंगे नहीं कि 10-15% गिर गया है तो मैं बेच दूं या मैं ख़रीद लूं, आप अपने डिसीज़न खुद ले पाएंगे। तो हमें एक किस्म से हम ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम उस तरह से एक चीज़ को बता दें, उस पूरी स्टोरी बता दें कि कहाँ से ये शेयर्स चलने चालू है, क्यों ये फैशन में आया, क्यों ये आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे, उस हिसाब से हम पूरी एक किस्म से बात करने की कोशिश करते हैं। तो अब जो अगर इनके रिसेंट सेक्टर की हम बात करें तो शर्मा एसजीएस है, उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, उन्होंने 50-60% का ग्रोथ की हमें बताया है जो है। फिर सिम्फनी या वर्लपूल आप देख ले, तो ये सब को अगर आप देखेंगे तो ये सब जो बेसिकली हैं तो ये सब इनके कॉम्पिटिटर हैं, और पूरे सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ की हमें उम्मीद लग रही है। तो अगर हम इनके फाइनेंशियल्स की अगर हम बात कर लें अभी रिसेंटली, तो शायद 16,000 करोड़ की कंपनी है ऑलमोस्ट, प्राइजेस की बात कर ली, और 64 के करंट पी पे ट्रेड कर रही, TTM पी पे ट्रेड कर रही है। जो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है लगभग 15% है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन 77 करोड़ नेगेटिव है इनका। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, और ऊपर से लगभग ये 45% डाउन है, डाउन फ्रॉम द। तो अब ये इनका जो है वो है। और अगर हम इनके टॉप की बात करें तो लगभग जब ये एक किस्म से बुल रन आया था, जब पिछले समर्स में बहुत डिमांड आई थी, तो लगभग ये 140 का पी 140 पी पे ये ट्रेड करने लगा था। तो वहाँ से ये 60 तो एक किस्म से एबनॉक्शियस पी जब हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि वहाँ से शेयर आपको कमा के दे। शेयर आपको हो सकता है कमा के दे देगा, बट अगर वो सेम पेस ऑफ ग्रोथ को मेंटेन कर ले, जहाँ भी एक हल्का सा भी ब्लिप आया और वो क्वार्टर हल्का सा भी म्यूटेड हो गया, तो आप देखेंगे कि वो शेयर काफ़ी वहाँ से लपेट दिया जाता है, काफ़ी गिरा दिया जाता है। तो उस हिसाब से हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो इस बार का जो इनका पीजीएल का जो आपका रिजल्ट भी आया है Q2 FY26, सबको पता था कि रिजल्ट ख़राब ही आने वाले हैं। Q1 से पता था, जब से कंपनीज ने बताना चालू किया था पिछले साल के अंत से कि डिमांड हमें उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है क्वार्टर 1 से पहले, लास्ट ईयर के फाइनल क्वार्टर में, कि डिमांड हमें कम लग रही है। इस बार के समर्स बहुत इतनी गर्मी उम्मीद नहीं है, तो हम म्यूटेड समर होगा, तब से हमें थोड़ा सा पता लगने को चल गया था। बट अगर Q2 FY26 के हम रिजल्ट्स की बात करें तो रेवेन्यू लगभग 2% गिरा है, और जो REC का सेल है, जो इनका मेन सेल हुआ करता था, वो लगभग 46% गिर चुका है। लेकिन इनका जो वॉशिंग मशीन सेल है वो लगभग 55% बढ़ गया, 55%, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है वो 57% इनका जो बढ़ गया है।
तो अगर हम इनके एबिटा की बात करें तो 47% डाउन है। और थोड़ा इनको फॉरेक्स लॉस भी हुआ है क्योंकि आप एक्सपोर्ट में रहते हो तो आपके पास जो कैश है, तो पिछले बार लगभग 1.2 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, इस बार 8.4 करोड़ का इनका लॉस है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। तो फिर अगर हम इनकी बात करें तो इस हिसाब से ये शेयर प्लेस है। और फिर अगर हम इनकी थोड़ी सी बात कर लें कि कैसे इनका कॉन कॉल रहा, कॉन कॉल में काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। और कॉन्फिडेंट क्यों थे, हम पहले उसके नंबर्स की बात कर लेते हैं कि कॉन्फिडेंस इनका आ कहाँ से रहा था। कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें तो अभी भी जो इनका गाइडेंस था साल के अंत वो था 5600 करोड़ का ऑलमोस्ट रेवेन्यू का, और वो इन्होंने अभी भी मेंटेन रखा है। और जो पूरे H1, अभी हम आधा साल इस क्वार्टर का, इस साल का फाइनेंशियल ईयर का आधा साल जो है हम गुजार चुके हैं, और उसमें इनकी 2200 करोड़ का रेवेन्यू आया है, 2200 करोड़ का रेवेन्यू आया है। तो मतलब आगे H2 में इन्होंने 3400 करोड़ के रेवेन्यू बोल रखा है। मतलब अभी भी इन्होंने अपना जो जो स्टैंस है रेवेन्यूज़ के टर्म में वो पूरा सेम रखा हुआ है। तो वो बहुत ही ज़्यादा देखने की बात होगी। अगर हम प्रॉफिट की बात करें पैट की, तो H1 H2 मिला लें तो लगभग 70 करोड़ का इनका H1 रहा सॉरी। और इन्होंने बोला है कि हम साल जो है वो 300 करोड़ पे ख़त्म करेंगे। मतलब H2 में 230 करोड़ का प्रॉफिट की ये बात कर रहे हैं। एसी प्रोडक्शन के रैंप अप की इन्होंने बात करी। अक्टूबर में इन्होंने लगभग 1 लाख एसी यूनिट प्रोड्यूस करी है, और नवंबर में लगभग 2 लाख की इन्होंने बात करी है। अब इन्वेंट्री की हम बात करें, हमने पहले भी आपको बता रखा है कि जब पिछले साल इतनी ज़्यादा डिमांड आई थी तो पहले ही प्लेयर्स ने इन्वेंट्री बना ली थी, और इन्होंने भी इन्वेंट्री जो है वो क्रिएट कर ली थी। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप को एसी की डिमांड अगले साल पड़ेगी और कंपनीज आपको देंगी, तो कंपनीज आपके लिए बैठेंगी नहीं। और आप नहीं बोल सकते कि 4 महीने बाद हम प्रोड्यूस करके आपको दे देंगे, क्योंकि इसकी जो डिमांड होती है वो जैन फेब मार्च इन सब में बहुत हैविली आ जाती है। फरवरी मार्च अप्रैल में आपको प्री समर्स में भी डिमांड एक डेवलप्ड आपको रहती है, तो इन्वेंट्री आपको रखनी पड़ती है इस चीज़ में। तो इनकी जो इन्वेंट्री थी वो बहुत ही ज़्यादा पड़ी हुई थी। तो वो इन्होंने बोला है कि वो शायद दिसंबर तक क्लियर हो जाएगी। और जैसा इनको जो इनके कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उन्होंने इनको ये चीज़ बोली हुई है, तो उसका हवाला देके इन लोगों ने हम लोग को ये चीज़ बताई जा रही है। पर क्या ये 230 करोड़ होगा? 70 करोड़ का ही ये पैट इनका H1 में हुआ है। अभी H2 में 230 करोड़ बोल रहे हैं, 300 करोड़, मतलब ये साल इनका ख़त्म होगा ऑलमोस्ट 300 करोड़ के अगर हम इनकी बात मान लें। और लगभग इस समय जो मार्केट कैप है वो 16,500 करोड़ हम ऑलमोस्ट मान लेते हैं। तो 16,500 को अगर हम 300 से डिवाइड कर ले तो लगभग 55 का पी बन रहा है। मतलब ये करंट पी 55 है। और शायद अगर हम इनके एवरेज एक मीडियन ग्रोथ मान लें तो 30 to 40% हम मान सकते हैं कि एवरेज टू मीडियन ग्रोथ है। मतलब 55 का पी पे एक 30-40% ग्रोथ की आपको ये कंपनी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। पर अगर हम उसके आगे की भी बात करें तो जो इनका एक सरकार का जो आ रहा है रेटिंग चेंज होने का, उसकी भी बात है, तो उसका भी इन्वेंट्री है। तो इनसे जब वो चीज़ के बारे में पूछा गया कि इन्वेंट्री चेंज है तो आपकी पुरानी एसी का क्या होगा, तो इन्होंने बोला कि पुरानी एसी जो है वो जो इनके पास इन्वेंट्री में पड़ी है, इट्स बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। तो उतना ज़्यादा इनको कुछ कॉस्ट में हिट नहीं होने वाला है। तो उसका कुछ बहुत ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें लेने को नहीं है। तो उस हिसाब से जो है वैसे ये काम चल रहा है। तो उस हिसाब से हमें इस चीज़ को थोड़ा सा वैसे देखना पड़ेगा। अब अगर हम इनकी बात कर ले तो अब यहाँ से जो हमें स्ट्रेंथ PGEL में दिख रही है वो इसलिए है क्योंकि इस बार जो एसी का सेगमेंट है वो बोला गया कि इंडस्ट्री में फ्लैट रहेगा। मतलब पिछले साल जितनी एसी बिकी थी शायद इस साल इतनी ही रहेगी और ग्रोथ नहीं आने वाली है। लेकिन इन्होंने अगर ये अपना टारगेट बता रहे हैं साल के अंत तक, अगर हम उसे ले लें तो लगभग ये कंपनी 15% के एसी ग्रोथ वॉल्यूम के ग्रोथ की बात कर रही है एसी में। तो वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी हमें PGEL को देखने में। और अगर ये चीज़ वो कर ले जाते हैं तो इनको दोबारा से एक प्रीमियम प्राइसिंग जो है वो मिलेगी ही मिलेगी। तो उस हिसाब से वॉशिंग मशीन की जो इनकी डिमांड है वो काफ़ी तेज़ी से अगर हम बोले तो बढ़ रही है।
एक जो जो ये दूसरे से मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। और स्प्लिट आरएसी में ये सबसे ज़्यादा है जो करते हैं, तो लगभग, और उसकी भी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं लगभग 3.5 लाख से 4.25 लाख। विंडो आरएसी की 50,000 यूनिट, 50,000 यूनिट लोग प्रोड्यूस करते हैं, और वो ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है। तो अगर हम बात करें तो अब ये वॉशिंग मशीन में जैसे बहुत एक इनकी तगड़ी ग्रोथ आ रही है, वो उसका इन्होंने एक ग्रेटर नोएडा में प्लांट भी करना चाहें, जहाँ से 2 लाख यूनिट पर साल प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें तो वहाँ से भी थोड़ा बढ़ाएंगे, पर फिर कूलर कैपेसिटी भी बढ़ा रहे। तो हर जगह जो है वो इनका कहीं ना कहीं एक किस्म से एक्सपेंशनरी मोड में ये लोग काफ़ी हैं। तो ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। और वर्किंग प्रेशर तो की अगर हम बात करें तो वर्किंग कैपिटल साइकिल की बात करें, अगर वर्किंग कैपिटल साइकिल की अगर हम बात करें तो बात होती है कि आपने कैश स्टार्ट किया, आपने उससे रॉ मटेरियल ख़रीदा, आपने उसको एक प्रोडक्ट बनाया, फिर आपने उसको अपने स्टोर में डाला, वो इन्वेंट्री बन गया, फिर वो आपने कस्टमर को बेचा, कस्टमर ने आपको कैश दे दिया। तो जहाँ से वो कैश चालू हुआ और कैश ख़त्म हुआ, तो इस पूरी साइकिल को जो वक्त लगता है वो होता है वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो ये चीज़ होती है वर्किंग। अगर हम इनके वर्किंग कैपिटल साइकिल की अगर हम इनकी बात कर लें और अगर हम इनका देखते हैं तो कैश कन्वर्जन साइकिल इनका लगभग 68 डेज का है। मतलब 70 दिन मान सकते हैं, साल का मतलब 5, मतलब 5 से थोड़ा ऊपर ही, मतलब एक कैपिटल को 5 बार उसको टर्न कर लेते हैं। और ऑब्वियसली बात है कि अगर आपके एसी नहीं बिकेगा और इन्वेंट्री नहीं रहेगी तो आपको प्रेशर तो वो चीज़ दिखेगा। फिर एक इनकी कंप्रेसर की है जो फैसिलिटी की बात हो रही है, वो इनका चाइनीज़ के साथ टाइप हो रहा है, और हम बात करेंगे कि वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा अभी बात कर लेते हैं। तो अगर ये अगर हम अब बात करें कि कहानी शुरू कहाँ से हुई थी, तो ये कहानी शुरू हुई थी 2018 में, जब कंप्लीटली बिल्ड यूनिट्स आया करते थे, जो उसकी सीबीयू हम बोलते हैं। तो सीबीयू जब आया करता था तो बाहर से इंपोर्ट होता था और इंडिया में वो जैसे का तैसा ही यूज़ हो जाया करता था। तो उस हिसाब से सरकार ने फिर क्या किया, क्योंकि इतना ज़्यादा उसका इंपोर्ट हो रहा था, तो सरकार ने उसको इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, उसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया, और अक्टूबर 2018 से ये चालू हुआ। और वो इसलिए हुआ कि फिर शायद डोमेस्टिक जो आपकी रैंप अप है, वो शायद डोमेस्टिक आपकी कैपेसिटी वो रैंप अप होनी चालू हो जाए। और अगर हम आरएसी रूम एयर कंडीशनर की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा ही हाई वैल्यू एडेड कैटेगरी होती है आपके पूरे ईएमएस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में। अगर हम मोबाइल की बात करें, जैसे जो डिक्सन करता है, जब आपका एप्पल उनको जब कॉन्ट्रैक्ट देता है तो वो लगभग 1% ही ऑलमोस्ट पे ही मार्जिन पे काम होता है, बट यहाँ पे मार्जिन जो रहता है वो थोड़ा सा बेटर रहता है। तो अगर हम आरएसी की ग्रोथ की बात करें तो वो लगभग 2019 से 24 के बीच लगभग 11% था, पर लेकिन अब जो अगले 5 साल की बात है वो लगभग ऑलमोस्ट 21% के हिसाब से बढ़ने की बात हो रही है। तो अगर एक सेक्टर ही 21% की स्पीड से ग्रो करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो बड़ा प्लेयर होगा, जो लीड प्लेयर होगा, वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे करने की बात होगी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक दो तरह की यूनिट्स होती हैं, एक इंडोर यूनिट्स होती है और एक आउटडोर होती है। दोनों ही 21-22 दोनों ही इक्वल तरह से आप देखेंगे कि बढ़ेंगे एक किस्म से। और जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है वो लगभग 33% जो है वो मार्केट शेयर होल्ड करते हैं इस पूरी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल का 2024 तक। फिर अगर हम बात करें तो जो सीबीओ यूनिट्स था, जब से सरकार ने आप देखेंगे इंपोर्ट ड्यूटी को डबल कर दिया, तो वहाँ पे जो अपना 35% जो सीबीओ यूनिट जो इंपोर्ट होता था वो अब गिर गिर के 5% हो गया। मतलब ये जो शेयर है ये पूरा ही मार्केट प्लेयर्स लेते चले जा रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि जब 35% से 5% ऑलरेडी गिर चुका है, तो यहाँ से ग्रोथ कितना ज़्यादा हमें बढ़ता दिख रहा है, तो हम उसकी बात करेंगे। पर वैल्यू एडिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन भी काफ़ी हो रहा है। अगर वैल्यू एडिशन आरएसी मैन्युफैक्चरिंग में बात करें तो लगभग 30% था वो एफ आई 2019 में, अब ये बढ़ के 70% हो गया है FY 2025 में, मतलब इस साल। और ये जो उम्मीद है अगले 2 साल में इसको 90% ले जाने की उम्मीद है। तो पहला जो हमें लीवर मिल रहा है वो है आपका इंक्रीज्ड वैल्यू एडिशन, तो वहाँ से वो चीज़ आने वाली है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो जो एसी आते थे सीबीयू कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट विद रेफ्रिजरेंट्स, वो भी अक्टूबर 2020 में सरकार ने कम्प्लीटली बैन ही कर दिया था। तो पहले होता है आपका इंपोर्ट ड्यूटी डबल हो जाती है, उसके बाद फिर सीबीयू जो रेफ्रिजरेंट्स के साथ आता है वो फिर बढ़ जाती है।
तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो पूरा सेक्टर था अभी तक जो ग्रोथ थी वो इन सब चीज़ों के कारण आ रही थी। अब आगे क्या, फॉरवर्ड लुकिंग कि अभी तक जो आया ठीक है, शेयर 5 गुना हो गया, शेयर 10 गुना हो गया पिछले 2 सालों में, और पिछले 5 साल से अगर हम देखें तो 100% के कैगर पे ये शेयर ने ग्रोथ करी हुई है। तो एक एक किस्म से अब ये चीज़ें हो गई। पर अब अगर हम बात करें कि एसी में यूज़ क्या होता है, तो एसी में आपका कॉपर बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है। तो लगभग आपको 4.5 किलो कॉपर आपको चाहिए होता है एक एसी बनाने के लिए, 1.5 टन की स्प्लिट एसी बनाने के लिए। तो अगर हम उसका भी प्राइस देखें तो लगभग 16,000 रुपये तो आपका यहीं से ही लग जाता है। बट अगर हम उसकी थोड़ी सी बात कर लें तो आपका जो आपके सर्किट बोर्ड्स होते हैं और फिर आपके कंप्रेसर, कॉपर ट्यूब, एल्यूमिनियम ट्यूब, ये सब होता है। तो लगभग पूरा जो आपका फैन मोटर्स हो गया, लगभग ये सब चीज़ें आपके एसी के 70% की कॉस्टिंग होती है। तभी हम बात कहते हैं कि यहाँ पे जो मार्जिन होता है वो काफ़ी कम होता है इन प्लेयर्स के हाथ में। तो आपको बहुत ही एक अच्छी एफिशिएंसी चाहिए, स्केल चाहिए कि जैसे आप यहाँ पे एक अच्छे किस्म से ग्रो कर पाओ, वरना फिर आपको कोई भी आके स्क्वीज कर ले जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। और फिर अगर हम बात करें कंप्रेसर, कंप्रेसर जो है वो सबसे ज़्यादा एक बहुत ही, हम बोले कि इस जितनी भी चीज़ें हैं तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है, जो सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीज़ है, वो है कंप्रेसर। और कंप्रेसर जो है वो अभी भी इंपोर्ट होता आ रहा है, क्योंकि हमारे पास उसके लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और वो इन कंपनीज़ के लिए चैलेंज। और सरकार इनको कंप्रेसर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक किस्म से मोटिवेट या फिर अपनी स्कीम्स के थ्रू इनको नच कर रही है। तो अगर हम बात करें तो FY24 में तो इसका जो इंपोर्ट था वो लगभग 85 लाख यूनिट कंप्रेसर इंडिया में इंपोर्ट किए गए हैं। और ये लगभग 85% ऑलमोस्ट एसी के जो आपको इंपोर्ट हुए हैं कंप्रेसर। तो ये जो है वो सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात है। और अगर हम करेंटली बात करें तो कोई भी इंडियन प्लेयर नहीं है जिसने कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग या उसकी टेक्नोलॉजी को डीकोड कर लिया है। अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैक कर रहे हैं कंप्रेसर में, और जब तक कंप्रेसर हम नहीं बना पाएंगे तो हम उस कॉस्ट को नीचे नहीं ले जा पाएंगे, और हम उस पूरे वैल्यू चेन को एक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 65 लाख है, और वो भी अगर आप देखें तो प्रीडोमिनेंटली हेल्ड बाय, आप देखेंगे ग्लोबल प्लेयर्स ही हैं जो कि हैं। और क्योंकि अब ड्यूटी हाइक हो रहा है तो वो आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू। बट ऐसा नहीं है कि अभी तक कोई उसको इंडियन प्लेयर क्रैक कर पाया। और अब सरकार जो है वो जो BIS लाइसेंस होता है, जो आप देखते हैं हर इलेक्ट्रॉनिक सामान में रहता है, वो सरकार कंप्रेसर प्लेयर्स को बढ़ाने में उतना मोटिवेटेड नहीं लग रही है, और उनको एक्सपायर होने दे रही है। और जो लेटेस्ट जो एक्सपायरी है वो 2027 की हो रही है, मतलब वो एक्सपायरी भी है, वो नज़दीक आती जा रही है। और कई प्लेयर्स को सरकार वो लाइसेंस रिन्यू करने से बच रही है, और जिसके कारण हम देखेंगे कंप्रेसर की जो है वो डिमांड शॉर्टेज इंडिया में क्रिएट हो जाएगी, हो सकती है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें कि अगर BIS लाइसेंस नहीं देती है सरकार, और हमारे प्लेयर्स नहीं, इंडियन प्लेयर्स नहीं उसको क्रैक कर पाते हैं, तो हमारे पास सिर्फ 55 लाख यूनिट्स कंप्रेसर के हैं प्रोजेक्टेड कि होंगे। पर जो हमारी एसी की डिमांड होगी, जो RAC सेल्स जो हमारे पास होने वाली है, वो लगभग 1.8 करोड़ के आसपास की लगभग होने की उम्मीद है। तो 1.8-2 करोड़ के आसपास होने की उम्मीद है, और 34 मिलियन यूनिट्स, लगभग 3.4 करोड़ हमें 2028 तक उम्मीद होने लगेगी। तो उस हिसाब से हमें ये चीज़ देखना है कि क्यों कंप्रेसर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चेन में। और सरकार, और जो हम बात करते हैं कि अगला लीवर ऑफ ग्रोथ कहाँ से आएगा, तो वो अगला लीवर ऑफ ग्रोथ है वो कंप्रेसर से आना है। तो आप कंप्रेसर देखते हैं कि कौन सा प्लेयर क्रैक कर पाता हो, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा नज़रें लगा के रखनी पड़ेंगी। तो अगर की डेवलपमेंट देख लेते हैं तो डाइकिन है, और जो राइची है चाइना में, वो उसने 51:49 का जॉइंट वेंचर दिसंबर 2024 में अनाउंस किया है कि वो आके यहाँ पे रोटरी इन्वेंटर कंप्रेसर डेवलप करेंगे, और लगभग 2 लाख यूनिट, मतलब 20 लाख यूनिट की इन्होंने बात करी है, 2027 तक हर साल ये करेंगे। तो उस हिसाब से अब हमें देखना पड़ेगा कि ये जो है वो क्या चल रहा है। तो अगर हम इसकी बात कर लें तो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट
तो अब यहाँ पे अब वो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है वो नंबर 2 प्लेयर है, चाहे वो ओईएम हो या ओडीएम हो, वो कर रहा है। और अगर हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो अभी है नहीं, तो इनका लगभग 65% के आसपास, जो हमने आपको पहले बताया, बिल ऑफ मटेरियल ही हो जाता है। मतलब जो सामान ये यूज़ कर रहे हैं, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम कॉइल हो गई, आपका कंप्रेसर हो गया, ये सब चीज़ें अगर हम जोड़ लें तो लगभग 65 to 70% इनका हो जाता है वहीं से। और अब ये एक चाइनीज़ पार्टनर के साथ जेवी कर रहे हैं, एक किस्म से पार्टनरशिप में आ रहे हैं। तो अभी तक वहाँ की वो चीज़ लगातार डिले होती चली जा रही है, और इसका जो रीज़न है वो इनसे बार बार पूछा जा रहा है। पर लेकिन उस चाइनीज़ प्लेयर की जो बात है वो वहाँ की सरकार अभी तक उसको मंजूरी नहीं दे रही है। तो हर बार आप देखेंगे तो अगले 3 महीने की बात हो रही है, और उस कारण से इनको थोड़ा सा वो स्लोनेस देखने को मिल रही है। और कब उसकी कंफर्मेशन न्यूज़ आती है, वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि कब हमें वो चीज़ देखने को मिलती है कि कब ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और कब वो चीज़ आती है, तब हमें थोड़ा सा इस चीज़ को देखना पड़ेगा। अब अगर हम ग्रोथ प्रोजेक्शन की बात करें तो लगभग 40-50% की ग्रोथ की जो है वो हम उम्मीद कर रहे थे कि होगा। पर इस बार जो एक सीज़न आया है उसने एक हिट ज़रूर दे दिया है कि अब सबकी उम्मीदें लग रही हैं कि क्या ये सीजनैलिटी कितने देर में आएगी। तो आप देखें कि अब दूसरे प्लेयर्स जो हैं वो अपने दूसरे ओईएम्स में डेवलप करने लगातार चले जा रहे हैं, अपनी दूसरी चीज़ें भी डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। पर अगर हम यहाँ से 40 से 50% की भी ग्रोथ एक एक्सपेक्ट कर लेते हैं अगले 2-3 साल में, तो अभी ये 55 के पी पे मिल रहा है, एक बहुत ही टेलविंड है इस सेक्टर में। तो उस हिसाब से हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और क्या ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंप्रेसर और कर पाते हैं। एल्यूमिनियम कॉइल्स हो गई, कॉपर कॉइल्स हो गई, वहाँ पे भी इनको थोड़ा सा करना है। और अगर हम कैपेसिटी एक्सपेंशन भी जो है वो इनका लगातार बहुत तेज़ी से चलता है, लगभग 700-750 करोड़ का इनका, ऑलमोस्ट 500-700 करोड़ के आसपास का ये कैपेसिटी एक्सपेंशन इनमें भी इनका कैपेक्स लग रहा है। अगर हम इनके इंडोर यूनिट्स की बात करें तो लगभग 0.6, लगभग 6 लाख यूनिट से 2020 में अब ये लगभग 28 लाख यूनिट बना, मतलब 5 साल में लगभग 4x यूनिट इन्होंने बढ़ा दिया है। और आउटडोर यूनिट की अगर बात करें तो ये कुछ नहीं बनाते थे, और अब ये लगभग 18 लाख यूनिट बना रहे हैं। तो एक्सपेंशन कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से कैपेक्स जा रहा है। एक सीज़न हिट कर दिया, कोई रेडी नहीं था जब इतनी तेज़ी से ग्रोथ चल रही है। तो ये सब रैंप अप या फिर आप बोल सकते हैं स्पीड ब्रेकर, ये सब आते रहते हैं। तो उस हिसाब से हमें देखना। और जो इनके कस्टमर बेस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी तक जो इनके 8 कस्टमर बेस थे, अब लगभग 30 से ज़्यादा लगभग कस्टमर बेस हो गए हैं पिछले 4 साल में। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट होगा। अब अपॉर्चुनिटी जो आ रही है वो हमने आपको बताया कि कंप्रेसर में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, क्योंकि बाहर बाहर के प्लेयर को सरकार अब लाइसेंस रिन्यू करने में बहुत ही ज़्यादा हेजिटेंट हो रही है, बहुत ही आप बोलेंगे रेजिस्टेंस हो रहा है। तो सारे कंप्रेसर जो लाइसेंस है बाहर के वो लोग 2027 तक ख़त्म हो रहे हैं, जिसका मतलब होगा कि लोकल प्रोडक्शन में अब कंपनी, अब सरकार चाह रही है कि आप घुसे। तो एक किस्म से सरकार की नज़र है इस चीज़ में। और अगर हम पीजीएल के प्लान की बात करें तो लगभग 50 लाख यूनिट ये चाह रहे हैं कि पहले जो फेज़ 1 में है, वो फेज़ 1 में जो इनकी कैपेक्स कर रहे हैं 50 लाख यूनिट कंप्रेसर ये सालाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसको बढ़ा बढ़ा के वो 1 करोड़ के करने की कोशिश है। अब देखते हैं ये कब ऑपरेशनल होता है। और ये जॉइंट वेंचर की बात हो रही, वॉशिंग मशीन में इनका 35% का कैगर की ग्रोथ की बात हो रही। तो एक किस्म से अब कितना परसेंट ग्रोथ आता है उसमें कोई तो बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अब हमें पता चल चुका है कि ये सीजनल बिजनेस है बहुत ही ज़्यादा, और देखना पड़ेगा कि क्या डिमांड होती है। पर कहीं ना कहीं 30-40% का हम शायद, मार्केट इतना ही शायद इसको मान रही है, और शायद वैसे ही इसको आप देखेंगे कि वैसे ही इसको पी रेशियो भी मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें होंगी। अब जो दूसरी बात है, अब अगर हम इनके रिस्क की बात कर ले तो एक कंप्रेसर वाला रिस्क तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि कंप्रेसर की सप्लाई चेन बढ़ाने का। फिर जो दूसरा था कि जब पिछले बार इतना अच्छा डिमांड आया था बहुत ही तगड़ा, तो जो आपकी कंपनीज हैं, ब्लू स्टार हो गई, वोल्टास हो गई, जो आप देख रहे हैं जो नॉर्मल जो कंपनीज एसी प्रोड्यूस करती हैं, उन्होंने बोला कि हम इन हाउस ही बनाना चालू कर देंगे एसी को। तो ये एक रिस्क क्रिएट हुआ था। पर ये जो सीज़न गया वो उसने ये बता दिया कि अगर आप इतना इन्वेंट्री लेके रखोगे और फिर आप इतना पैसा लगा के रखोगे, एक ऑफ सीज़न आएगा तो आपके पूरे मार्जिन हिल जाने वाले हैं। तो शायद ये इनसे बात करी हुई गई थी
कॉन कॉल में, तो इन्होंने बोला कि प्लेयर्स को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होगा, तो शायद वो रिस्क अब इस सीज़न के बाद शायद अब थोड़ा सा हटने लग जाएगा। तो वो चीज़ अब इम्पॉर्टेंट है कि एक शायद इस एक चीज़ तो बहुत अच्छी हुई है शायद इन प्लेयर्स के लिए कि इस सीज़न ने बता दिया कि जो प्लेयर्स इसमें घुसना चाहते हैं उनका जो है वो थोड़ा सा वो शायद इसमें घुसने से थोड़ा परहेज़ करेंगे, थोड़ा अवॉइड करेंगे। तो बिल ऑफ मटेरियल हमने आपको बात कर ही दी है कि 4.5 किलो कॉपर इसमें यूज़ होता है एक आपकी 1.5 टन की एसी बनाने में। मतलब आपको जो कॉपर की भी जो डिमांड है वो लगभग 67,500 टन है। अब सरकार चाह रही है कि ये सब चीज़ें भी जो हैं वो थोड़ी यहाँ पे डेवलप होनी चालू हैं, जैसे एल्यूमिनियम कॉइल्स हो गई। तो ये सब भी चीज़ें हैं जो कॉपर ट्यूब, कॉपर पाइप, और लगभग 86,000 टन जो है उसकी हमें इंपोर्ट होता है इंडिया में। तो वो भी सरकार चाह रही है, पर ऑब्वियसली ये रॉ मटेरियल है, ये हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हिंडाल्को हो गया और अदानी कॉपर हो गया, आपके राम रत्ना वायर्स हो गए, इन सब ने कुछ कुछ आपको बोला है कि ये आपको कॉपर प्रोवाइड करेंगे, पर ये कितना प्रोवाइड होगा, कैसे होगा, ये चीज़ हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा एक मुश्किल काम है कि आप प्रोड्यूस कहाँ से करोगे, क्योंकि ये सब रॉ मटेरियल है। तो उस हिसाब से अगर हम देख ले तो इनर ग्रूव्ड पाइप ट्यूब्स भी इसमें यूज़ होती है, वो अभी भी इंडिया में टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। तो इन सब चीज़ों को अभी थोड़ा सा सरकार ने भी ढील दे रखी है कि उनको एक किस्म से क्वालिटी कंट्रोल चेकअप में नहीं लगा रखा है, क्योंकि वो चीज़ अभी प्रोड्यूस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये सेक्टर में इस हिसाब से एक ग्रोथ बन रही है और ये चैलेंजेस हैं। और अब हमने आपको ये भी बता दिया कि आगे के ग्रोथ के लीवर्स क्या होने वाले हैं। तो अगर हम शेयर्स इस कंपनी की बात करें तो एक किस्म से कंपनी में स्ट्रेंथ है, कंपनी में एक टेलविंड है। और पर एक चीज़ है, सरकार की जो पीएलआई स्कीम है वो काफ़ी इस कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ऐसी कंपनी जो कि सरकार जो इस चीज़ को पुश कर रही होती है, तो इसमें सरकार का पीएलआई स्कीम या फिर आप नज आप बोल दें वो बहुत ज़्यादा एक इफ़ेक्ट पड़ जाता है कभी ना कभी। पर एक ग्रोथ है, एसी की डिमांड इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और अब देखेंगे आप कोई भी ब्रांड है तो वो सब अपनी एसी बनाने लग गया। जैसे आप फ्लिपकार्ट देखेंगे वो खुद की एसी बना रहा है, क्रोमा भी अपनी एसी बना दे रहा है। तो हर कोई आके बना ले रहा है अपनी एसी, पर वो इन्हीं लोग के पास जा रहा है। तो उस हिसाब से ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एसी बना पा रहे हो तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी जो स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स है वो आपके फेवर में आने लगेगी धीरे धीरे। तो इस हिसाब से ये सब प्लेयर्स मूव कर रहे हैं। एक थिन मार्जिन चीज़ है, बट एसी का थोड़ा मार्जिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। तो उस हिसाब से ये पीजीएल का एक बहुत ही डिटेल्ड हमने एनालिसिस करी, और हमने उस हिसाब से करी है कि क्यों ये प्लेयर ग्रोथ किया और क्यों ये प्लेयर आगे बढ़ते रहने की उम्मीद है, और कहाँ से इसको टेलविंड मिल रहा है। हमने पूरी बात करी है फाइनेंशियल से लेके रीसेंट कॉन कॉल में क्या हुआ, क्या गाइडेंस है, एक किस्म से हर चीज़ हमने ट्रैवल की अक्रॉस थ्रू में। तो अब जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है मैंने सब अप्रॉक्सीमेटली आपको सभी दे दिया है। तो अब आप भी उतने ही नॉलेजेबल हो इस शेयर पे कॉल लेने के लिए एज जितना मुझे नॉलेजेबल कि आपके पास हो सकता है कोई एडेड इन्फॉर्मेशन हो, तो आपके पास अब मेरे से बेटर ही नॉलेज है इस चीज़ में। तो आपको उस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। तो और उस हिसाब से आप अपने शेयर पे कॉल ले सकते हैं कि आपको ये स्टॉक रखना है कि नहीं रखना है, उस हिसाब से फिर आप देख सकते हैं। तो आप ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो पसंद आया अपने फ्रेंड्स को ज़रूर भेजें। और अगर आप देख के वीडियो जा रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें। कई बार लोग आते हैं देखते हैं ऊपर वो भूल जाते हैं सब्सक्राइब बटन दबाना, तो आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें। और अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो आपके फ्रेंड सर्कल में जो शेयर्स की बात करते हैं आपसे स्टॉक्स की, आप उनको ज़रूर ये भेजें। और कोई भी फीडबैक हो तो हमें लिख के भेजें, या कोई भी हम डेटा पढ़ने में गलती हुई हो या कुछ भी कहीं भी आपको एक किस्म से आपको लूप होल दिखाओ तो वो आप हमें ज़रूर टेक्स्ट करें। वी वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर एंड रीड दोज कमेंट। थैंक यू सो वेरी मच।